स्वागत है आपका फ्लक्स एजुकेयर के चैनल पे। आज हम डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं निमसेट 2025 में फ्लक्स एजुकेयर के उन टॉपर्स के साथ जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट और रैंक हासिल की है। ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले निमसेट 2025 में ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चों ने रैंक और सिलेक्शन हासिल किया है उन सबको फ्लक्स एजुकेयर की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। निमसेट 2025 के इस बातचीत को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं सर को। आइए सर। हेलो बच्चों, तो जैसा कि सर ने आप सबको खूब सारी बधाइयाँ दे दी क्योंकि आप इस लायक हो, आप इस काबिल हो और आपने दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया कि अगर एक इंसान में काबिलियत है और उस एम तक पहुंचने के लिए अगर उसमें हुनर है तो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये हदें ही तो आपकी रैंक है। तो इस रैंक में आपका एक ऑर्डिनरी से लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक का सफ़र है। और ये मैं कोई अपने फ्लक्स एजुकेयर फैमिली के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ये पूरा समाज, ये पूरा भारत, इस भारत का हर एक कोचिंग, हर एक बच्चा अपने आप में हमारे लिए एक समाज है। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन हर उस बच्चे के लिए है, हर उस एक परिवार के लिए है, हर उस पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने एक सपना देखा था अपने बच्चे को टॉप एनआईटी में पहुंचाने का, और आज वो पूरा हो चुका है। और एक जब सपना पूरा होता है तो उसका एक फील जो है वो अगर हमें देखना होता है तो कहाँ दिखता है? सिर्फ हमारे पेरेंट्स की नज़रों में। तो आज हम उनकी नज़रों में ऊँचे आए हैं, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट बने हों, तो ये सेलिब्रेशन आप सब बच्चों का है और इसके लिए तहे दिल से हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, अब यहाँ से जो भी फ्लक्स एजुकेयर में जिन जिन बच्चों का एक सफ़र था, क्योंकि देखिए होता क्या है, ये जो स्पेशल टॉक्स होते हैं बच्चों के साथ में, जो रैंकर्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उन टॉक्स से जो जूनियर्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जिनके मन में बहुत तरह के डाउट्स रहते हैं कि सर हम निमसेट करें या ना करें, हम तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, हमने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं है और हमें तो समझ ही नहीं आएगा, तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। क्या फ़र्क पड़ता है आपने मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा? फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो इसी सफ़र को शुरुआत करने के लिए हमारे यहाँ से जो भी हमारे रैंकर्स बच्चे हैं उन सब को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वन बाय वन, उनका सफ़र कि उन्होंने इस एक साल में कैसे कैसे करके अपनी तैयारियाँ की, कैसे इस रैंक तक पहुँचे, उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, ताकि अगर आप उस स्ट्रेटजी से एक बात भी सीख पाओ, हो सकता है आप अगले रैंकर बन जाओ, हो सकता है आप अगले एनआईटी पहुँच जाओ। तो ये सफ़र आपको पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इस सफ़र पे अब आपको चलना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मेरा सबसे 41 रैंकर जो बच्चा है हर्ष चौहान, उसको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उनका सफ़र, उनका रैंक जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। तो मोस्ट वेलकम हर्ष, आइए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष चौहान है और मेरी AIR 41 आई है। तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ मेरी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। हो सकता है शायद मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिले, आप कहीं आपको दिक्कत हो तो उसमें आपको हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आगे क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो हर्ष के बारे में हम आपको बताते हैं। हर्ष तो था, वो एक ड्रॉपर बच्चा था और इन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि सर हम एक साल ड्रॉप करें या ना करें, अगर हमारा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऑब्वियस है, जो भी बच्चा ड्रॉप करता है उस हर एक बच्चे के मन में एक क्वेरी ज़रूर रहती है कि सर हम ड्रॉप तो कर रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और ऑब्वियस है, एक साल, देखिए ये एक साल जब आप ड्रॉप करते हो ना, तो ये एक साल आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट मीन्स कि अगर इस साल आपने एनआईटी लगा लिया, एनआईटी पहुंच गए, तो उसके बाद आपका लाइफ एक अलग ही थ्रिल में पहुंच जाता है। और अगर एनआईटी नहीं जाते हो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
एनआईटी नहीं जाते हो तो जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना वो भी तो काम ही आते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हर्ष आपको बताएगा अपने सफ़र के बारे में कि ड्रॉप करने के बाद इन्होंने किस तरह से प्लान किया, क्या क्या इनका स्ट्रेटजी रहा होगा, किस सब्जेक्ट्स में इन्होंने कैसे पढ़ा होगा, वो सब आपके सामने शेयर कर रहे हैं ताकि आप उससे इंस्पायर होके अगर आप ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हो तो आप में हिम्मत आए, आप में कॉन्फिडेंस आए कि वी कैन ऑल्सो डू इट जस्ट लाइक द हर्ष। ये आप में कॉन्फिडेंस जरूरी है। वैसे तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 674 आई थी, तो कन्फ्यूज़न था मुझे थोड़ा बहुत। मैं सोच रहा था फर्स्ट ईयर में अच्छा रहेगा मैं NIT लूँ या ड्रॉप लूँ, वैसे क्योंकि मैं चाहता था कि एक अच्छी NIT मिल जाए मुझे। पर फिर भी ये था कि क्या पता सेकंड ईयर में ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ दिक्कत हो जाए, हो सकता है इससे भी अच्छी रैंक ना आए। फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप ले लेना चाहिए। मैंने सर से बात करी, सर ने सजेस्ट किया कि तुम कर सकते हो, अगर तुम ड्रॉप लेना चाहो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए ड्रॉप। फिर मैंने ड्रॉप लेने का विचार किया। अब सर जर्नी का क्या? देखिए बच्चे जो होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, वो मेहनत करना जानते हैं, बस दिक्कत ये बोलना नहीं जानते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इतने भावुक होते हैं। अभी आज इतना भावुक हो रहा है आप लोगों के सामने, वो आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि एक मेहनत जब रिजल्ट में कन्वर्ट होती है ना तो कई बार शब्द नहीं मिलते। शब्द जो मिलते हैं वो आंखों से बयां होते हैं, शब्दों से बयां नहीं होते। तो ये आप खुद हर्ष के सामने देख सकते हो, इतना भावुक है कि शायद शब्द नहीं मिल पा रहे इस बच्चे को, ये बोल नहीं पा रहा। पर इस बच्चे के बारे में जो मैंने पूरे साल भर फील किया, देखिए हर्ष उन बच्चों में से है जिसने अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए कहीं कमी नहीं छोड़ी। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, इनकी लाइफ में भी आए। पेपर देना, पढ़ना, रिजल्ट्स नहीं आना, हताश होना और हर बार मोटिवेट होना। जब जब इनको लगा कि सर नंबर नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए, बस एक पॉजिटिविटी, इनको पॉजिटिविटी मिली, इन्होंने अपने आप क्या किया, उसको बूस्ट किया और बूस्ट करके लास्ट तक अड़े रहे। इनका सीटिंग शेड्यूल, इनकी पढ़ाई में इन्होंने कहीं कमी नहीं छोड़ी। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, इनकी लाइफ में भी आए। कई बार ये भी नेगेटिव हुए, इनको भी लगा कि शायद हो सकता है मेरा ड्रॉप करने का डिसीजन सही नहीं रहा, बट एट द एंड अंत भला तो सब भला। कंटिन्यूटी ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए मायने नहीं रखता आपने कितने घंटे पढ़ाई की, याद रखना। ये मैं वो शब्द बोल रहा हूँ तो हर एक बच्चों के शब्द होते हैं। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता आपने कितने घंटे दिए। फ़र्क ये पड़ता है कि जो पढ़ा वो शिद्दत से पढ़ा। आपने 1 घंटा पढ़ा तो आपने मन लगा के पढ़ा, आपने 2 घंटा पढ़ा तो आपने मन लगा के पढ़ा। वो शब्द हमारे लिए ज़रूरी है और वही हर्ष की कहानी है। ठीक है, तो हर्ष आपके लिए एक आइकॉन है, आपको इससे इंस्पायर होना चाहिए। और एट द एंड हर्ष आपको अपने बारे में बस कुछ बातें बोल के आपको मोटिवेट करेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं बस आपको मेरी एक गलती बताना चाहता हूँ कि मेरी मैथ हमेशा से अच्छी थी। मुझे मैथ में तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन मेरा रीजनिंग में कुछ इतना खास इंटरेस्ट था नहीं। इसलिए मैंने पूरे साल बस एक चीज़ करी, मैथ के पीछे लगा रहा मैं। पर मुझे लास्ट में जाके कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे रीजनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है मेरे को रीजनिंग की वजह से मेरा फ़ायदा होता। अगर मैं रीजनिंग में प्रैक्टिस अच्छी रखता तो हो सकता था कि शायद थोड़ी और रैंक अच्छी आ जाती मेरी। कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर रेफरेंसेस क्या यूज़ करें, बुक्स कौन सी पढ़ें। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हम लोग यहाँ 2012 से निमसेट को लेके राजस्थान के लीडर बने हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया भी काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंक। तो हम लोगों का बिलीफ कभी भी बुक्स को लेके ज़्यादा चूज ही नहीं रहा। हमने कभी नहीं बोला कि ये भी किताब करो, वो भी किताब करो, ये भी करो, नहीं। अगर आपको सच में NIT निकालना है तो आपको कभी भी क्वांटिटी के पीछे नहीं, सिर्फ क्वालिटी के पीछे भागना है। अगर आप एक बुक सेलेक्ट करके उस किताब को अगर पूरे दिलो जान से पूरा कर सकते हो तो सफिशिएंट है आपके लिए। तो डोंट चूज द मल्टीपल बुक्स। कि कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर RD शर्मा भी लगा लेते हैं, TMH भी लगा लेते हैं, तिवानी भी लगा लेते हैं, इधर उधर 2-4 किताब मिली उनको भी लगा लेते हैं। तो ज़्यादा किताबें अगर आप करोगे तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो।
अगर आपको मैथ्स आता है, एक एक किताब कंप्लीट है तो आप दूसरा किताब कर सकते हो, दूसरा किताब कंप्लीट है तो आप तीसरा किताब कर सकते हो। पर सोचो उस बच्चे के लिए जो मैथ्स को फर्स्ट टाइम सीख रहा है, नॉन मैथ्स वाला बच्चा है, बेसिकली उन सब के लिए टॉक जरूरी है कि अगर आप नॉन मैथ्स से हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करें। तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ, एक किताब सेलेक्ट करो, उसको दिलो जान से पढ़ो, उसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो। देयर इज नो नीड ऑफ द सेकंड बुक, नीड ही नहीं है, बट उस एक किताब का हर एक क्वेश्चन आपकी नींदों में भी सॉल्व हो जाना चाहिए। ये वाला कॉन्फिडेंस आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो हर्ष की तरफ से जो आपके लिए है, हर्ष ने आपको अपने लिए या जो इन्होंने पूरे साल भर फेस किया, फील किया, वो सारे शब्द आपके लिए बताए हैं। और इस बच्चे को फ्लक्स एजुकेयर की तरफ से आगे आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल उज्जवल बहुत सारी बधाइयाँ। आगे जाके आप एक अच्छे एमएनसी में सेलेक्ट हो, बहुत अच्छे डेवलपर बनो, कुछ अच्छे अच्छे इंडिया के लिए बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेके आओ। वो हर एक बच्चे का और हर एक टीचर का सपना होता ही है ना, तो वो इनका भी है। ओके, चलो, थैंक यू हर्ष, बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पास में सतवीर, ठीक है। तो सतवीर का सफर क्या रहा, कैसा रहा, वो आपको सतवीर खुद बताएगा। आइए सतवीर, अपने बारे में जो भी आपका सफर है इस रैंकर तक बनने का, वो आप प्लीज बच्चों को अपने लेवल पे समझाइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैं अलवर के राजस्थान के अलवर ज़िले से हूँ। मैंने अपनी बीसीए महाराजा से की थी। तो बीसीए करने के बाद ये था कि अब आगे क्या करें। तो मैंने थर्ड ईयर तक सोचा नहीं था कि निमसेट करना है, फिर कुछ नहीं था तो फिर मैंने सोचा निमसेट कर लेते हैं। तो फिर मैं जयपुर आके ज्वाइन कर ली, मैंने फ्लक्स एजुकेयर ज्वाइन किया ऑफलाइन बैच। फिर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि 2-3 घंटे बहुत लगता था। फिर धीरे धीरे टाइम निकला, चीज़ें टफ होती गई, तो फिर टाइम बढ़ाना पड़ा। फिर कोचिंग के अंदर सिटिंग में बैठने लगे, तो टाइम बढ़ता रहा धीरे धीरे। तो 8-9 घंटे आखिर आते आते फिर ऐसे था कि सिलेबस होने के बाद बस मॉक लगाए, टेस्ट दिए। फिर बुक्स में जैसे आर.डी. शर्मा सोल्व की थी भी पहले, तो फिर आखिर में छोड़ दी। फिर ऐसे था कि बस बेसिक पढ़ो, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, तो वो करता रहा। और आखिर में टेस्ट देता रहा, दिन में 2 बार भी, कई बार 1 बार डेली। फिर उन्हें एनालाइज करना, फिर बस जो था ऐसे ही हो गया। तो देखिए सतवीर का जो यहाँ का सफर रहा, बहुत ही सीधा बच्चा है। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत शरारती होते हैं कंपटीशन में। जैसे आप भी अगर ये अचीवमेंट लेके बैठे हो तो आपने पूरे निमसेट के सफर में देखा होगा कि कई बार हम बड़े बदमाश होते हैं, बदमाशियाँ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, डाउट पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है, चलता रहता है। बट ये बच्चा पूरे थ्रू आउट, पूरे साल इस बच्चे को हमने बहुत कम बच्चों से डिस्कशन करते हुए देखा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें, क्योंकि कुछ टारगेट पहले से डिसाइडेड होते हैं। अगर आप ये सोच के आए हो कि नहीं मुझे रैंकर बनना है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो सतवीर उन बच्चों में से था जिसने इनिशियली, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक बच्चे को लगता है कि सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनके लिए भी इनिशियली हर चीज़ों को टैकल करना थोड़ा सा हैंडी था, आप ये कह सकते हो। लेट इन्होंने थोड़ा एडमिशन लिया था तो थोड़े लेट भी थे, पर चीज़ों को कवर करना जरूरी था। तो इन्होंने वक्त रहते अपना सीटिंग बढ़ाया, जैसे इन्होंने बोला, बुक्स की प्रैक्टिस की, खूब सारे मॉक लगाए, और रिजल्ट आपके सामने। तो आप सोच सकते हो कि एक सिंपल से सफ़र को स्टार्ट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाता है, वो आप सतवीर से सीख सकते हो। तो सतवीर को इस रैंक के लिए फ्लक्स एजुकेयर की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे जाके एनआईटी में घर वालों का नाम रोशन करे, एक अच्छे एमएनसी तक पहुँचे, जो कि अगेन हर एक बच्चे का सपना होता है, और एक अच्छा डेवलपर बने, ताकि हमें भी प्राउड फील हो हमारे बच्चों पे, और जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सतवीर को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, थैंक यू। ठीक है, देखिए अगला आपके पास में जो है वो आता है आपके पास में 96 रैंकर शुभम गुप्ता। आइए शुभम। हाय गाइस, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी ऑल इंडिया रैंक 96 है। मैंने ये एग्ज़ाम अपने बीसीए की थर्ड ईयर के साथ निकाला है। जब मैंने बीसीए ज्वाइन की थी तब मुझे निमसेट एग्ज़ाम का कोई आइडिया नहीं था। मैंने अपनी फर्स्ट 2 इयर्स, मतलब बीसीए मैंने ऐसे ही ज्वाइन की थी एक डिग्री लेने की वजह से। पर जब मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट आया, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने इसको एज ए फ्यूचर करियर ऑप्शन चुना। फिर सेकेंड ईयर में मुझे एक कज़िन के थ्रू निमसेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला। तब मैंने एग्ज़ाम देखा, उसके पीवाईक्यू पेपर्स देखे, वेवर देखा, मुझे लगा कि मैं हाँ कर सकता हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये मैं एग्ज़ाम दूंगा। और फिर जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरी दीदी जो थी वो आईआईटी से थी, तो उनकी प्लेसमेंट लगी थी।
तो उससे मुझे मोटिवेशन आया कि हाँ मुझे भी ऐसे ही जाके आगे जाके प्लेसमेंट लेनी है। तब मैंने तब भी थोड़ा स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। मैं 2 महीने सेल्फ स्टडी करी, फिर मैंने कोचिंग आके ज्वाइन की। कोचिंग में मुझे गाइडेंस मिली, रोड मैप मिला, कंपटीशन मिला। जब कंपटीशन मिला तो मुझे पता चला कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना इनफ नहीं है, मुझे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसे ही मैं अपनी थ्रू आउट द ईयर मेरा अच्छा ही रहा, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आई। पर थर्ड ईयर में के एग्ज़ाम जो थे वो मेरे निमसेट एग्ज़ाम के साथ आ गए। एंड मतलब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी मेरे बीसीए का एग्ज़ाम था, तो मेरी रैंक गिरने लगी, मार्क्स गिरने लगे, थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। पर मन में ये था कि पूरी साल की जो मेहनत है वो कहाँ जाएगी, वो भी तो काम आएगी भाई, एंड में नहीं पढ़ पा रहा। तो फिर एंड में थोड़ा रिवाइज किया नोट वगैरह और एग्ज़ाम दिया, और मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही रिजल्ट आया। देखिए, शुभम ने अपने बारे में सब आपको डिटेल से समझाया। देखिए, इस बच्चे का जैसे आपने बोला एक टेक्निकल बैकग्राउंड पहले से था, फैमिली में ऑलरेडी इनकी दीदी आईटी क्रॉस कर चुकी थी, तो इन्हें एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, आफ्टर आईटी एनआईटी क्या हो सकता है। उन्होंने इसका पावर देखा। ये मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि कई देखो, हर एक बच्चे के घर में तो दीदी या बड़े भैया नहीं हो सकते ना जो आईटी एनआईटी हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ जाओगे, आप वहाँ क्या अचीव कर सकते हो, ये तो वहाँ जाने के बाद यू एक्सपेक्ट दैट, ये आपको पता होना चाहिए। शुभम ने अपने बारे में जैसा बताया, स्टार्टिंग से ये बहुत सिंसियर बच्चा था। और देखिए, हम लोगों के यहाँ हम हमेशा बोलते हैं कि सिटिंग ज़रूरी है, सिटिंग ज़रूरी है। वो शुभम ने पहले दिन से सिटिंग को फॉलो नहीं किया। इनका एक ही कहना था कि नहीं सर, मैं अपने आप अपने लेवल पे, आप बस क्लासरूम से रिलेटेड कंटेंट हमें अच्छा दो, क्लासरूम अच्छे से प्रोवाइड करो, डाउट्स आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे, बट मैं अपनी लेवल पे पढ़ाई करूँगा। तो इस बच्चे ने स्टार्टिंग से ही कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि इसने पहले से R&D किया, 2-3 महीने पूरा कंटेंट ये थोड़ा पढ़ के आया था, तो कॉन्फिडेंस था इस बच्चे में। बट एक रैंक लेने के लिए अगेन इन्होंने एक और चैलेंज आपके सामने दिया कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या हुआ, निमसेट के एग्ज़ाम के साथ इनके बीसीए के एग्ज़ाम्स आ गए। तो अमूमन ये इंडिया के लगभग हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता है। स्पेशली थर्ड ईयर वाला बच्चा ये ज़रूर सोचता है कि निमसेट के साथ मेरा बीसीए का एग्ज़ाम आ गया, तो मैं लास्ट के 1-1.5 महीने जो सबसे क्रूशियल होते हैं, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वहाँ क्या हो। तो ऐसे बच्चों को शुभम से सीख लेना चाहिए कि लास्ट के टाइम पे गिव अप करने से अच्छा है स्टार्टिंग से ही अपने आप को ट्रेंड में रखो। आप स्टार्टिंग में जी जान लगा दो, कंटेंट को अच्छे से पढ़ो, और बीसीए के टाइम पे अगर आपको हल्का फुल्का थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा भी, तो वो आपको एनआईटी से बाहर नहीं कर सकता, हो सकता है रैंक से बाहर कर। क्योंकि शुभम को लेके हमारे भी बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन था, बच्चे की बहुत अच्छी मेहनत थी और लगता था कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम काफ़ी डिमोटिवेट हुए, बट फिर भी इतने डिमोटिवेट नहीं हुए कि अपने एम से बाहर हो जाएं। और एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है, और वो इस बच्चे की मेहनत ही है जो इसने दिन रात करके यहाँ तक अपने आप को इस काबिल बनाए। तो शुभम को हमारी तरफ से, फ्लक्स एजुकेटर की फैमिली की तरफ से खूब खूब बधाइयाँ। और एनआईटी जाके ऑब्वियस है ये आगे जाके अपना नाम रोशन करेंगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने एनआईटी ज्वाइन करने से पहले ही वो सब कुछ किया जो एनआईटी के बाद होता है। एक कोडिंग को लेके क्या होता है इनको पहले से आइडिया था, तो कोडिंग का प्रैक्टिस इन्होंने पहले से कर रखा है, तो आगे जाके इनको उस चीज़ का पक्का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास अगले रैंकर हमारे आते हैं भरत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भरत चौहान है और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी AIR 259 आई है। तो मैं अपने बारे में इतना ही बताना चाहूँगा। वैसे तो मेरे दोस्तों ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं आई थिंक। पर मैं पर्सनली अगर बताना चाहूँ तो मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब स्पेशली सर मुझे कहते थे कि कभी मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा हाई, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता था। तो इस तरह की चीज़ों से मैं कई बार डिमोटिवेट भी हो जाता था। बहुत बार मेरे को ऐसा लगता कि यार कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और जैसा मेरा ये ड्रॉप ईयर था, पिछली बार मेरी रैंक 2000 समथिंग आई थी, तो मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं करूं या नहीं करूं, इस बार क्या होगा, क्या मैं प्राइवेट ज्वाइन कर लूं। फिर फैमिली की तरफ से भी ये था कि तू प्राइवेट कर ले। तो बहुत टाइम तो मैंने इसी चीज़ में निकाल दिया, मैं ज्वाइन करूं नहीं करूं। पर फाइनली मैंने सर से डिस्कस किया, तो सर ने बोला कि यू कैन डू इट, मतलब तुम कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो, बाकी तुम पर डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि भले आपके मतलब स्कोर कम है, ज़्यादा है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाग जाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। से कई बार हम मन में आएगा, अगर स्कोर नहीं आ रहे, 2-3 टेस्ट हो गए, 4 टेस्ट हो गए, नहीं आ रहा स्कोर, तो ऐसा लगता है कि यार छोड़ दूं, नहीं हो रहा, चला जाऊं। तो बस उसी जगह आपको ये डिसाइड करना है कि नहीं यार, मुझे और करना है, कोशिश करनी है। फाइनल डे तक आपको कोशिश करनी है। बाद में रिजल्ट तो सबका आता ही है, किसी को नहीं पता होता कि फर्स्ट रैंकर कौन है या फिर क्या रैंक आएगी क्या नहीं आएगी। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि लास्ट डे तक अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। तो बस मैंने वही किया, और जो भी है, मेरी जैसी भी रैंक है, मैं तो इससे खुश हूँ। थैंक यू। देखिए, भरत ने आपको अपने बारे में सब कुछ बताया, और भरत जैसा इन्होंने था वैसा ही आपके सामने बताया। बहुत ही अनकॉन्शियस टाइप का बच्चा था, हमेशा अप एंड डाउन से आते रहे थे, बहुत नेगेटिव होता था, और हर बार कहता था कि सर मेरा तो होगा नहीं होगा, मेरे को तो डाउट है, और बहुत हताश भी होता था। पर एक अच्छी बात जो यहाँ तैयारी करने वाले हर एक बच्चे में होना चाहिए कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि यहाँ यही होता है। जब बच्चा आता है, हम 14-15 साल से हम खुद इस इंडस्ट्री में हैं, इतने बच्चों को ट्रेंड किया है, इतने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं, बहुत जोश के साथ आते हैं, उनको लगता है कि सर बस निकल गया NIT, अब तो टेंशन ना लो। बट धीरे धीरे जब उनको रियलिटी से फेस करना पड़ता है, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो क्लासरूम सब समझ आती है, पर क्वेश्चन नए नए नहीं होते। मैथ्स का फियर क्या है कि समझ में सब कुछ आएगा, बट वही समझ आएगा जो तुमने देखा है। अनसीन चीज़ें नहीं होती, बिगनर से नहीं होती, भले ही आप BSc से हो, भले ही आप मैथ से हो, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो नहीं बनेगी प्रॉब्लम। और यहाँ तो इतना टफ कंपटीशन है, टाइम तो 120 क्वेश्चन तो 120 मिनट्स है ही है, तो उसको बीट करने के लिए बच्चे को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना ही पड़ता है। और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं फ्लक्स एजुकेयर में, तो मैं उन बच्चों के रैंक्स को कभी मायने ही नहीं देता। मेरे लिए हर एक बच्चा जरूरी है। अगर आपके आज नंबर कम आए, इसका मतलब ये तो नहीं ना कल आप नहीं बढ़ा सकते। सोचो, तो टॉपर हमें इंटरनल मॉक्स में नहीं करना, मैन एग्जाम में करना है। और मैन एग्जाम में कोई इंसान टॉप कब कर पाएगा? जब वो अपनी कमजोरियों को पहचानेगा। आज आपने गलती की, आपने कल सुधारा, आपने कल एक गलती की, उसे परसों सुधारा। तो पेपर देते वक्त एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यही बात नहीं किया। पेपर दिया, नेगेटिव हुआ, कई पेपर्स ऐसे भी हुए इन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार दिए, पता चला कि 50 में से 40 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन गलत हो गए। हाँ, तो सब बच्चे के साथ ऐसा होता है, क्योंकि कई बार हमारा माइंड ऐसा होता है कि हमें लगता है कि से सही है, लगा दिया हमने, बट वो सही लगा था, हुआ तो नहीं ना। बट जब आपने एग्ज़ाम के बाद बैठे, उसका एनालिसिस किया, तो आपको लगा कि नहीं, जल्दबाजी कर रहे हैं, नहीं, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए। तो यहाँ दिक्कत वही है, या तो आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दोनों ही चीज़ें आपके लिए घातक होती हैं। इसलिए आपको बिल्कुल पोलाइटली, जो हमारा ह्यूमन नेचर है कि सर हमें नहीं फ़र्क पड़ता हमारा रिजल्ट क्या है, हम कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं, इस चीज़ का कोई मायने नहीं है। मायने सिर्फ इतना है कि हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी है। और वही भरत ने करके दिखाया, और आप आज आपके सामने एक रैंकर बन के खड़ा हुआ है। जितना प्राउड हमें है, उतना ही प्राउड इनके पेरेंट्स को और इनको खुद को भी अपने आप के ऊपर है। और हमारी तरफ से भरत को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस भी NIT में जाएंगे, ये कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे, ये हमारा इनसे 100% उम्मीद है। ठीक भरत, थैंक यू। देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आता है लोकेश। आइए लोकेश। देखिए, ये है लोकेश कुमावत, जिन्होंने अपने आप को, ये उन बच्चों में से हैं कि जिन्होंने जब समझ में आया तब अच्छा किया। कई बार ऐसा होता है ना कि सर हमने कुछ अच्छा किया। लोकेश हमारे प्रीवियस बैच के बच्चे थे, इन्होंने ड्रॉप किया, पिछले साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इनको ऐसा लगा कि शायद मैं निमसेट के लिए बना ही नहीं, तो इन्होंने निमसेट का तैयारी करना बिल्कुल त्याग दिया। इन्होंने इधर उधर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया, SSC का किया, बैंकिंग का किया। बट क्या होता है ना कभी कभी कि डेस्टिनी आपसे क्या करवाना चाहता है कोई नहीं जानता। कई बार हम क्या सोचते हैं और हमारे लिए क्या हो जाता है हमें भी तो नहीं पता। तो लोकेश उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल है जिनका डेस्टिनी जो चाहता है वो करवा के छोड़ेगा, आप क्या सोचते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये चीज़ लोकेश को समझ आया कि नहीं, मैं शायद इन चीज़ों के लिए नहीं बना, मुझे NIT ही जाना चाहिए, तो इनका लास्ट टाइम जो था, मतलब मैं आपको कहूँगा लास्ट टाइम, क्योंकि इन्होंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे निमसेट का तैयारी नहीं करना, क्योंकि पिछली बार इनका नहीं हुआ था। तो मन में थोड़ा सा हताशा या आप ये कहो डिमोटिवेशन सब बच्चों के आता है, इनके भी है। पर जब इनको समझ में आया कि नहीं, बाकी फील्ड में मैं नहीं जा सकता, मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, तो इन्होंने लास्ट टाइम पूरा का पूरा एग्ज़ाम में
दे दिया और आज आपके सामने रिजल्ट्स है। तो इनकी पिछली बार की मेहनत और इस बार का डेडिकेशन, जो भले ही कम टाइम के लिए था लेकिन जो था वो शानदार था। अब वो आपको लोकेश खुद बताएंगे कि उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया, कैसे किया। अब लोकेश से ही जाने, प्लीज लोकेश। Hello everyone, my name is Lokesh Kumawat and I got All India rank 329 in NIMSET 2025. जैसे सर ने बताया कि मेरा जो प्रीवियस सेशन था वो बहुत ही बढ़िया गया था मेरा, बट ये भी था कि मेरा हो गया था, मतलब ऐसा सोचा था मैंने कि भाई बहुत जो पेपर था बहुत डिसेंट था, कि मतलब हो जाना चाहिए था, कि ऐसा सोचा भी था। बट जब पेपर देने के बाद में जब ऐसा फील हुआ कि भाई अब नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था मैं। और फिर उसके बाद में छोड़ दिया था, मतलब मैंने तैयारी करना ही छोड़ दिया था, सब कुछ करना ही छोड़ दिया था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर जैसे तैसे फिर घर वालों ने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया कि भाई इसको छोड़ दे, पर और कोई दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, और किसी चीज़ के लिए कर ले, भाई नहीं बनी होगी तेरे लिए ये चीज़। तो मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करी, फिर बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, वापस मेरे को एक बार निमसेट देना चाहिए, एक बार दोबारा। तो मैंने वापस दोबारा प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तब इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दिमाग से आउट हो चुका है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। तो वापस सर के जो थॉट्स थे, जो बोला था, मोटिवेट कर रहा था उन्होंने 2024 के अंदर, तो वापस इसको रिकॉल किया और वापस उस चीज़ को अपने लय के अंदर लेके आया, उसको पढ़ाई की और बेटर। तो लास्ट के जो 10 to 20 डेज थे वो बहुत डिमोटिवेशन हुआ था उसके अंदर मेरे को, बट फिर अपने अंदर ही ये चीज़ ले गए कि अब की बार करना ही है कैसे भी। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। थैंक यू सर। तो ये लोकेश की कहानी आपको क्या बयां करती है? लोकेश की कहानी ये बयां करती है कि जो ठान लो तो वक्त आड़े नहीं आता, वक्त उनके आड़े आता है जो बहाने बनाते हैं। वक्त उनके आड़े आता है जो बहाने बनाता है, लेकिन जो ठान ले वो कुछ करके दिखाता है। तो लोकेश उन बच्चों में से है। तो इन्होंने लास्ट के टाइम पे जो दिया वो 100% दिया। इनका जब सिलेक्शन हुआ था तो इन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि वो सर हमने 3 महीने वो किया जो आप हमें पहले बोला करते थे कि बेटा पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, पढ़ते वक्त किसी तरह का इल्यूजन नहीं चाहिए। किताब आपके सामने खुला हुआ है, ध्यान कहीं और है। किताब आपके सामने खुल रखा है, आप टेंशन ले रखे हो, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, कौन बीमार है। नहीं नहीं नहीं, आप जो पढ़ो शिद्दत से पढ़ो, पूरा पढ़ो, भले ही कम पढ़ो और भले ही कम टाइम के लिए पढ़ो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में हर पढ़ा हुआ यूज़ करना होता है। और वो यूज़ तभी आता है जब आपने शिद्दत से पढ़ा। टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके, जल्दबाजी में अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं याद रहता, क्योंकि पेपर का प्रेशर, जैसे इस बार का पेपर यू नो दैट वेरी वेल कि 2025 का पेपर इतना आसान भी नहीं था। अप्रॉक्स पेपर का कट ऑफ 390 के लगभग गया है, बट ये 390 मार्क्स लाना भी अपने आप में चैलेंजिंग था। मैथ्स ने बच्चों को इतना डरा दिया कि एप्टीट्यूड रीजनिंग आसान होते हुए भी आसान नहीं लगा। तो वहाँ वही बच्चा पार कर पाएगा जिसका स्ट्रेटजी बुलंद हो, जिसकी पढ़ाई करते वक्त जो डेडिकेशन है वो दिखता है। उनमें से लोकेश है। तो लोकेश को हमारी तरफ से, फ्लेक्स की तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और NIT जाके ये ऑब्वियस है अपना नाम रोशन करेंगे, पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे और इस इंडिया के लिए, इस डेवलपिंग फील्ड के लिए बिल्कुल आपके लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और वो चीज़ आपको आने वाले टाइम में खुद ही दिख जाएंगे। तो लोकेश को बहुत बहुत सारी बधाई। थैंक यू लोकेश, थैंक यू। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे नेक्स्ट रैंकर कुलदीप यादव। आइए कुलदीप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप यादव है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 414 है। और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सेकंड ईयर से। मतलब मैं 12th में मैंने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा नहीं हो पाया, अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाई। तो मेरा सपना था कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँ, इस फील्ड में जाऊँ। तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि, मतलब किसी ने बताया नहीं था कि निमसेट का एग्ज़ाम होता है। फिर मैंने कॉलेज स्टार्ट किया BSc से, तो मुझे पता चला कि एक निमसेट एग्ज़ाम होता है जिससे आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो NIT से। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और यूट्यूब पे से वीडियो देखने लग गया। तो मैंने फाइनल ईयर के साथ एग्ज़ाम दिया निमसेट का।
तो ठीक है, मेरी अच्छी मेहनत थी तो मेरे को लगा कि हाँ हो जाएगा। और उसका जो रिजल्ट आया वो 791 आया था, तो जिससे मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, बट कॉलेज मिल गया था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अच्छा कॉलेज लेना है। जब मैंने मेहनत की तो मैं 1 साल का ड्रॉप ले लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि 1 साल कोचिंग कर लेता हूँ, तो मैंने कोचिंग से सेलेक्ट की गूगल से। तो मुझे फ्लैक्स एजुकेटर का नाम अच्छा लगा, मतलब फिर मैं अनिल सर से मिला। तो अनिल सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोले कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो और आपको बस 1 साल अच्छे डेडिकेशन देना है और मेहनत करनी है, आप अच्छे रैंक ला सकते हो। तो मैंने अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी। फिर मैं धीरे धीरे मैं मेहनत करता गया, बट एक डिमोटिवेट होता है कि हाँ पता नहीं क्या होगा, आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हो और अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 साल बर्बाद जाएगा। फिर अनिल सर मुझे मोटिवेट करते कि नहीं हो जाएगा तेरा, अच्छा डेडिकेशन हो जाए। तो ठीक है, मैं पेपर देने चला गया। मैंने 2 घंटे खूब यूटिलाइज किया, लेकिन बस ऐसा लगता है ना कि आप उस 2 घंटे में मतलब क्या, मतलब आपको फुल वो देना पड़ता है कि अच्छे से उसका सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। बस मुझसे एक गलती हो गई कि मैं किसी क्वेश्चन में अटक गया और वहाँ अटक गया। मेरे को मेरी यही सबसे बड़ी गलती है कि मैं घबरा जाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता फिर। तो मैं मैथ्स में अटक गया क्वेश्चन में, तो बस थोड़ा पेपर ख़राब हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आया कि नहीं होगा मेरा एग्ज़ाम। मैंने सर को बोल दिया कि नहीं होगा मेरा। तो सर बोले देखते हैं, वो तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका अच्छा स्कोर आ गया तो हो जाएगा। तो मेरी 414 रैंक आई लास्ट में, तो बस हो गया अच्छा। कि कुलदीप ने जैसा अपने बारे में बताया, कुलदीप इज़ वन ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट। बट क्या होता है, कभी कभी सिंसियरिटी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी पे भारी हो जाती है, जैसा इन्होंने बताया, और ऐसा होना भी चाहिए। पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना, दैट इज़ वेरी वेरी स्मार्ट प्रोसीजर। इन्होंने पूरे साल अच्छी मेहनत की, पिछले साल भी मेहनत की, और ही डिजर्व द बेटर रिजल्ट, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप क्या डिजर्व करते हो ये मैटर नहीं है, मैटर करता है आपने 2 घंटे कैसे जिए। तो इन्होंने जैसा आपको बताया, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसमें आपको निकलना होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए क्रिकेट ना, कभी कभी स्पिनर आता है तो वो गुगली मारता है, तो बॉलर का काम क्या है, छक्का मारो। अरे नहीं भाई नहीं, रुको, वेट करो, कभी तो कमज़ोर बॉल आएगा, उस पर छक्का मार देना। तो हर बॉल को खेलना नहीं होता, कभी कभी संभलना होता है। तो बस हल्का सा एक गलती, लेकिन फिर भी कुछ गलती, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि हम एनआईटी से बाहर हो जाएं। इन्होंने अपने आप को संभाला, जब इनको टाइम मिला इन्होंने अदर सेक्शंस पर अच्छा स्कोर किया, और रिजल्ट आपके सामने। एक अच्छा रैंकर, एक अच्छी एनआईटी, इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आगे जाके ये अपना और इस देश का और अपने घर वालों का नाम रोशन करे, यही हमारी इनको शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट आई हमारे अगले रैंकर आते हैं लक्ष्य। आइए लक्ष्य। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य भारद्वाज, मेरी ऑल इंडिया रैंक 628 है। आज मैं अपना यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस और जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो बताने हूँ, ताकि आप जब वो गलतियाँ ना करो जो मैंने करी है। मैं एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो मेरी मैथ्स एकदम ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, नॉन एवरेज मैथ्स थी। मैं जब बीसीए फाइनल ईयर में था, जब भी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे सर ने बताया, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, सब बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंस पे रहते हैं टॉप में कि अपन निकाल लेंगे एक बार। मैं भी वैसे ही था कि हो जाएगा अपना तो हो जाएगा। वैसे जैसा टाइम बढ़ता गया, मेरा कॉन्फिडेंस सब गिरने लगा। एक टाइम ऐसा है बिल्कुल मैं टूट चुका था कि नहीं होगा। मैं सोचता था कि अब तो छोड़ देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, कुछ और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कहीं और अपना टाइम देता हूँ। फिर मैंने सर से बात करी, सर ने मुझे समझाया कि कैसे क्या करना है, और चीज़ों पे ध्यान दो, मैथ्स के अलावा रीजनिंग पे फोकस करो, और भी जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। मैथ्स को अपना लिमिटेड टाइम दो, मतलब पूरे दिन मैथ्स मत पढ़ो, और भी चीज़ों पे ध्यान दो, जब भी आपकी रैंक निकल पाएगी। लक्ष्य ने जैसा अपने आपके बारे में बताया, लक्ष्य इज अगेन वन ऑफ माय सिंसियर स्टूडेंट्स। बट गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, और आप भी बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनका नहीं हुआ है, वो गलतियों की वजह से ही तो नहीं हुआ है। कभी कभी गलतियां भारी हो जाती हैं, कभी छोटी होती है, कभी हम नहीं करते। तो हम किस कैटेगरी के इंसान हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, जिनका हो गया सो हो गया। ये जो टॉक हमारा इन बच्चों के साथ था, इस टॉक का सिर्फ हमारा एक ही मोटो था कि जो बच्चा इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस आए, और वो गलतियां ना करें, क्योंकि गलतियों से नुकसान तो होता है, नो डाउट, बट वो ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, वो इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए कि हम हमारे रैंक से बाहर हो जाए। वो नहीं होना चाहिए, और वो नहीं हुआ। लक्ष्य ने भी वही किया, जैसा इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, कईयों का मोटो क्या रहता है
कि सर मैथ 600 नंबर का है तो छोड़ना नहीं है, तो मैथ्स को इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर मार देते हैं। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, उनको क्या लगता है अरे हो जाएगा, बट नहीं, आपको हर एक सेक्शन पे इक्वल मेहनत करना होता है। आपको जितना मैथ्स पढ़ना है उतना ही रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, उतना ही एप्टी पढ़ना पड़ेगा और उतना ही कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। कुछ इग्नोर मारना ही है तो इंग्लिश को मारो ना यार, 40 मार्क्स का है, बहुत लेंदी है, वहाँ आपका ऑब्जर्वेशन काम आ जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। पर बाकी सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक आपको कंटेस्ट होने चाहिए, वो आपको जरूरी है। तो ये लक्ष्य की कहानी, जिसने आपको अपने बारे में बताया कि वो क्या कर सकते थे और गलतियों ने उनसे क्या करवा दिया। बट अगेन ही इज़ द रैंकर। ऑब्वियस इनका NIT जाना अपने आप में एक ड्रीम है, तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है लक्ष्य, आइए सब ठीक है। तो ये टॉक उन बच्चों के लिए, फिर से हमारा इस टॉक का मोटो यही रहता है कि बस हम उन आगे आने वाली पीढ़ी को, उन आगे आने वाले बच्चों को मोटिवेट कर सके कि हाँ, अगर आप BCA या BSc एस्पायरेंट हो, आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ना एक ट्रेंडिंग अप्रोच चल रहा है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता वो सही है या गलत है। बच्चा BCA आता है, BCA में उसे लगता है कि सर मुझे तो नौकरी करनी है, तो ठीक है आप BCA के बाद में डायरेक्ट नौकरी कर सकते हो, बट आपको लगता है ये वर्थफुल है? एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है एजुकेशन, और वो भी कंप्लीट एजुकेशन। अगर आप आधा अधूरा एजुकेशन करते हो, आपने BCA के बाद में जॉब ले लिया, ठीक है जॉब मिल जाएगा आपको, बट दैट इज़ नॉट अ वर्थफुल। आप एक लिमिटेड सैलरी में एक लिमिटेड एम्प्लॉय बन के रह जाओगे, जहाँ पे आपको हर बार ये मतलब ऐसा फील होगा, रिग्रेट होगा, यार मैं भी कुछ अच्छा कर सकता था। तो बस हमारा इस टॉक के पीछे एक ही मोटो है कि आप अपने टारगेट को बुलंद कीजिए। आपको किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है नेमसेट को लेके, एग्जाम्स को लेके, सिलेबस को लेके, उसे क्लियर कीजिए और अपना पाथ सेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल सेट करना। एक बार गोल सेट कर दिया, अब टूट पड़ो, पूरी जान लगा दो, रिजल्ट आप ही का है, ये सोचना है। क्योंकि रैंकर बच्चे के लिए मैटर क्या करता है, उस रैंक को अचीव करना। तो मैं यहाँ जब बच्चे आते हैं तो उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि काम करो, जो रैंक चाहिए लिख लो और अपने कमरे में दीवार पे लगा दो, रोज देखो, ये देखो कि ये मेरा भगवान है, मुझे इस तक पहुँचना है। उस तक पहुँचने की पूरी शिद्दत लगा दो, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी, उसको जीतने का पावर मिलेगा। और जो जो जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि इतना इजी भी तो नहीं है ना, आप NIT का एग्जाम दे रहे हो, लेवल अच्छा है, और उस लेवल को अचीव करने के लिए एफर्ट तो नो डाउट अच्छा लगाना ही पड़ता है। तो एक एफर्ट, एक अच्छी मेहनत और एक रिजल्ट, जिससे आपका पूरा का पूरा लाइफ और आपका ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। आइए सर, बाकी सर से, ये उमेश सर से जो भी मोटिवेशन है वो लीजिए। सर ने आपको बहुत सारे वैल्यूएबल फीडबैक दिए। निमसेट की प्रिपरेशन में आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या अवॉइड करना है, एग्जाम में अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल बातें जो है वो सर ने आपको बताई। उसके साथ साथ आप जो रैंकर बच्चे थे उन्होंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में उन्होंने क्या पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी झेली, अपने एग्जाम ड्यूरेशन में उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी और क्या अच्छी जो थिंग्स थी वो उन्होंने अप्लाई करी, जिनकी वजह से वो आज इस रिजल्ट पे, इस अचीवमेंट पे पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके निमसेट के 2026 या फिर उसके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। ये फीडबैक्स आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप किसी कंफ्यूजन में हैं, या फिर आपको अपने निमसेट एग्जाम के लिए करियर पाथ में कैसे आगे प्रोग्रेस करना है, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आप फ्लक्स एजुकेयर में कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जिस किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमसे कनेक्ट होना चाहें कनेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है आप हमारे यहाँ एडमिशन लें, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपकी गाइडेंस मिल जाए और निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी आपको करियर बनाने में। अगेन मैं इन बच्चों की तरफ से, पूरी फ्लक्स फैमिली की तरफ से आप सभी बच्चों को आने वाले एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ अपना ये सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।